साल था 1980। भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर जब सत्ता की ताकत अपने चरम पर थी और एक चुनाव सत्ता के गलियारों में प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका था। मौका था गढ़वाल लोकसभा सीट के उपचुनाव का। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फैसले से। हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। जनता ने उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार समझकर वोट दिया, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी लोकसभा सीट भी छोड़ दी। ध्यान रखिए, उस समय दल बदल विरोधी कानून अस्तित्व में नहीं था। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई कानूनी दबाव नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा, जनता ने मुझे कांग्रेस के नाम पर चुना है, इसलिए नैतिकता यही कहती है कि मैं सीट छोड़ दूं। और यहीं से शुरू हुई भारतीय चुनाव इतिहास की सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक लड़ाई। ये उपचुनाव एक साधारण चुनाव नहीं रहा, ये बन गया इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा का प्रश्न। देश के प्रधानमंत्री स्वयं चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे। इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लोकसभा उपचुनाव में इतने आक्रामक तरीके से प्रचार किया। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरी सरकारी मशीनरी के साथ इस उपचुनाव में प्रचार के लिए उतर गए। हर मुख्यमंत्री को एक विधानसभा क्षेत्र सौंप दिया गया। पूरा चुनाव मानो केंद्र सरकार बनाम एक सीट हो गया था। लेकिन जब मतदान हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। चुनाव में गड़बड़ी पकड़ी गई। अब सबकी नजर एक व्यक्ति पर थी, मुख्य चुनाव आयुक्त SL शक्धर। सत्ता का दबाव था, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर थी। देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकत सामने खड़ी थी, लेकिन शक्धर झुके नहीं। उन्होंने चुनाव रद्द कर दिया। दोबारा चुनाव हुए, फिर गड़बड़ी हुई और उन्होंने दूसरी बार भी चुनाव निरस्त कर दिया। ये भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक क्षण था, जब पहली बार एक मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ संदेश दिया कि चुनाव आयोग सत्ता से बड़ा है, क्योंकि वह संविधान के प्रति जवाबदेह है। दिलचस्प बात यही खत्म नहीं होती। उनसे पहले और बाद में कई चुनाव आयुक्तों को सेवानिवृत्ति के बाद बड़े सम्मान मिले। किसी को पद्म भूषण मिला, किसी को विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया, किसी को राज्य की कुर्सी मिली, लेकिन SL शक्धर को कुछ भी नहीं मिला। ना पुरस्कार, ना पद और ना ही कोई सम्मान, क्योंकि उन्होंने सत्ता से समझौता नहीं किया था। और उस ऐतिहासिक घटना के लगभग 46 साल बाद भारतीय लोकतंत्र ने एक बार फिर ऐसा ही क्षण देखा। इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि जब किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने पद की गरिमा, संविधान के प्रति निष्ठा और लोकतंत्र की रक्षा को सर्वोपरि मान ले, तब वे किसी सत्ता, किसी दबाव और किसी आरोप के आगे नहीं झुकता। बात हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनावों की। एक ऐसा राज्य जहां दशकों तक चुनाव लोकतंत्र के उत्सव से ज्यादा भय और हिंसा की चर्चा के लिए जाना जाता रहा है, जहां लोकतंत्र की आड़ में हर बार लोकतंत्र की आवाज दब जाती थी। लेकिन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में ऐसी चुनावी व्यवस्था बनाई गई कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया ने भारतीय संवैधानिक संस्थाओं की ताकत को देखा। एक ऐसा चुनाव जिसने मतदाता के मन से डर हटाया और लोकतंत्र पर भरोसा फिर से मजबूत किया। नमस्कार, मैं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल टीवी। भारतीय चुनाव प्रणाली का इतिहास सिर्फ चुनाव का इतिहास नहीं है, बल्कि ये उन व्यक्तियों की कहानी भी है जिन्होंने संवैधानिक पदों की मर्यादा को किस तरह निभाया या कभी-कभी समझौता किया। समय समय पर यह देखा गया कि कई मुख्य चुनाव आयुक्तों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान, पद और पुरस्कार मिले। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन से लेकर बाद के कई आयुक्तों तक ये परंपरा दिखाई देती है। 7वें मुख्य चुनाव आयुक्त RK त्रिवेदी को राजीव गांधी सरकार ने गुजरात का राज्यपाल बनाया, जबकि कई अन्य चुनाव आयुक्तों को पद्म पुरस्कार, राज्यपाल पद, विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे सम्मान भी मिले। लेकिन इतिहास का एक दूसरा पहलू भी है जो पूरी तरह निष्पक्ष रहे। जिन्होंने सत्ता के दबाव से दूरी बनाए रखी, वे अक्सर उपेक्षित ही रह गए। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय चुनाव व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं TN शेषन।
ये वो दौर था जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, बूथ लूटना आम बात थी, बैलेट बॉक्स भर दिए जाते थे और सरकारी मशीनरी का खुलेआम राजनीतिक इस्तेमाल होता था। सेशन ने कोई नया कानून बनाए बिना ही पूरी व्यवस्था की दिशा बदल दी। उन्होंने चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू करवाया, सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाई, चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया और बेईमानी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की परंपरा शुरू की। उनकी सख्ती ने पहली बार राजनीतिक दलों को ये एहसास कराया कि चुनाव आयोग केवल औपचारिक संस्था नहीं बल्कि वास्तविक शक्ति वाला संवैधानिक प्रहरी है। लेकिन यही दृढ़ता सत्ता को असहज लगने लगी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में चुनाव आयोग को एक सदस्यीय संस्था से बहुसदस्यीय बना दिया गया और निर्णय बहुमत से लेने की व्यवस्था लागू की गई। उस समय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री के अधिकार में ही थी, विपक्ष की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। फिर भी उस व्यवस्था पर वैसी राजनीतिक आपत्तियां नहीं उठी जैसी आज के समय में सुनाई देती है। सेवानिवृत्ति के बाद टी.एन. शेषन स्वयं राजनीति में आए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने और बाद में अहमदाबाद से लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा, जिससे उनके प्रशासनिक योगदान की चमक कुछ धुंधली पड़ गई। इसके बाद एम.एस. गिल का दौर आता है, जो पहले चुनाव आयुक्त और फिर बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त बने तथा सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस द्वारा राज्यसभा भेजे गए और केंद्रीय मंत्री भी बने। फिर नियुक्ति हुई नवीन चावला की, जो चुनाव आयोग के इतिहास की सबसे विवादित नियुक्तियों में गिनी जाती है। आपातकाल की जांच करने वाली शाह आयोग ने उनके बारे में गंभीर टिप्पणियां करते हुए कहा था उन्हें किसी जिम्मेदार पद पर नहीं रखा जाना चाहिए। फिर भी वे चुनाव आयुक्त बने और आगे चलकर मुख्य चुनाव आयुक्त भी उन्हें बना दिया गया। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालास्वामी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनकी योग्यता पर सवाल उठाए थे और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन गोपालास्वामी के सेवानिवृत्त होते ही चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। इस पूरी यात्रा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में संस्थाएं केवल कानूनों से नहीं बल्कि उन्हें संचालित करने वाले व्यक्तियों के चरित्र, निर्णय और निष्ठा से मजबूत या कमजोर होती है और चुनाव आयोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आते हैं वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर। राजनीति में जब लगातार हार सामने आती है और कारण समझ नहीं आता तो अक्सर सवाल प्रक्रिया पर ही उठाए जाने लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल के वर्षों में देखने को मिला है, जब विपक्ष ने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर ही लगातार प्रश्न उठाए हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन भारत देख रहा है कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो किया उसे इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि उन्होंने वो कदम उठाए जिन्हें पिछले लगभग 5 दशकों में कोई चुनाव आयोग उस स्तर पर लागू नहीं कर पाया था। 21वीं सदी के भारत में एक ऐसा राज्य था पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव धीरे धीरे लोकतांत्रिक उत्सव कम और राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन का मैदान अधिक बनता चला गया। डर, हिंसा, बूथ कब्जा, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक न पहुंचने देना, यहाँ तक कि वोटर आईडी कार्ड पहले ही जमा कर लिए जाते थे जैसे आरोप वर्षों तक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना रहे। चुनाव परिणाम से पहले ही माहौल तय हो जाता था और आम मतदाता का आत्मविश्वास कमजोर पड़ चुका था। इसी पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व व्यवस्था लागू की। ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण से देखा गया। राज्य कर्मचारियों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया ताकि स्थानीय दबाव या राजनीतिक प्रभाव की आशंकाएं समाप्त हो जाएं। इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 2.4 लाख से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। बूथों की निगरानी, चरणबद्ध मतदान, केंद्रीय पर्यवेक्षक, वीडियो मॉनिटरिंग और सुरक्षा घेरा, ये सब संविधान के दायरे में रहते हुए चुनाव आयोग के अधिकारों के तहत लागू किया गया। इन निर्णयों का तीखा राजनीतिक विरोध हुआ। ज्ञानेश कुमार पर सीधे आरोप लगाए गए, उन्हें पक्षपाती कहा गया, बार बार अदालतों में चुनौती दी गई। राज्य सरकार और राजनीतिक दल लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन अदालतों ने बार बार स्पष्ट किया कि चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि यदि
आवश्यकता हो तो केवल केंद्रीय कर्मचारियों के माध्यम से ही चुनाव कराना अवैध नहीं माना जाएगा। इससे पहले बिहार से शुरू हुई SIR प्रक्रिया को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई। मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की इस प्रक्रिया पर राजनीतिक विवाद खड़ा किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की। इससे ये संदेश गया कि आयोग अपने संवैधानिक दायरे के भीतर कार्य कर रहा है। और इसका परिणाम क्या हुआ? दशकों बाद पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाता खुलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। लोगों में ये भरोसा बढ़ा कि वोट स्वयं डालेंगे, कोई और उनके नाम पर मतदान नहीं करेगा। उच्च मतदान प्रतिशत को इसी बदले हुए विश्वास से जोड़ा गया। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि पहली बार चुनाव का माहौल भय से अधिक भागीदारी का दिखाई दिया। ज्ञानेश कुमार को तीखी आलोचनाओं, व्यक्तिगत हमलों और राजनीतिक आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन समर्थकों का दावा है कि उन्होंने दबाव के सामने झुकने से इनकार किया। उनके फैसलों ने एक बार फिर ये बहस शुरू की कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से मजबूत नहीं होता, बल्कि तब मजबूत होता है जब चुनाव कराने वाली संस्था बिना भय और बिना पक्षपात के अपने अधिकारों का उपयोग करे। और शायद इसी वजह से पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक विश्वास को पुनर्स्थापित करने के प्रयासों के लिए ज्ञानेश कुमार का नाम भारतीय चुनाव इतिहास में एक निर्णायक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा।